हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, हम लोग का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो पार्ट चल रहा था दी राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें आज हम पढ़ेंगे 1848 में जो रेवोल्यूशन हुआ था लिबरल्स का, उसके बारे में। इसमें सेक्शन वाइज हम एक्सप्लेन करते जाते हैं। जैसे अब इतने पार्ट में हम बताएंगे। इन द अदर पार्ट ऑफ यूरोप लाइक जनवरी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, इन सब एरिया में क्या था, दी मैन एंड वुमेन ऑफ लिबरल मिडिल क्लास कॉम्बाइंड डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। यानी कि इस समय क्या हुआ था, इतने जो देश थे, यहाँ के देश के लोग जो थे मिडिल क्लास, तो वुमेन और मैन सब ने मिलकर क्या चाह रहे थे, एक राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे। और उनका जो उनकी डिमांडें क्या थी, उनकी किस पर बेस्ड डिमांड थी कि उन्हें फ्रीडम मिले, प्रेस को फ्रीडम मिले, उनके एसोसिएशन को फ्रीडम मिले, उनको कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए बनाया जाए। उनके बेसिस पे ही सारी चीज़ें दी हैं उनको। इसी के बिहाफ पे उन्होंने एक अपना वो चलाया, रेवोल्यूशन चलाया, क्रांति थी, इसको मई की क्रांति बोलते हैं। तो उसमें क्या हुआ था, सफल हो पाई नहीं हो पाई, इसमें इसके बारे में डिस्कस किया गया। तो हम पूरे अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि आखिर हुआ क्या था इसमें। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जर्मन में बहुत लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में लोग जमा हुए, मेंबर जो मिडिल क्लास के थे, जो प्रोफेशनल थे, यानी कि जो उद्योग धंधों में लगे हुए थे, कारखानों में काम करते थे, उन सब ने मिलकर अपना एक साथ मिले। सारे व्यापारी लोग, क्रूइन वर्ग जिसे बोलते हैं, वहाँ पे क्रूइन वर्ग के लोग मिले और उन्होंने क्या किया, अपनी डिमांड्स रखी, ठीक है। और उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी एक असेंबली बनाई जाए, और असेंबली में अपनी एक उन्होंने ड्राफ्ट जमा किया। उन्होंने क्या किया, ड्राफ्ट मतलब क्या होता है, जो वो संविधान बनाना चाहते हैं उसकी एक रूपरेखा बना के उन्होंने कहा कि इस तरह से हमारे संविधान होगा, ये जो हमारी मांगे हैं इनको पूरा किया जाए। इस तरह से उन्होंने बनाया। और उन्होंने एक चीज़ रखी गई, और जो असेंबली रखी गई वो कहाँ गई थी, चर्च में रखी गई, सेंट पॉल चर्च था, वहाँ रखी गई। और उनका मेन जो मतलब था, जो पार्लियामेंट, जो पहले के जो राजा लोग थे, वो क्या होंगे, वो संसद के अंदर आएंगे, यानी कि जो राजा का कार्यभार होगा वो संसद के अधीन हो जाएगा। ये उनकी सबसे पहली शर्त थी। यानी कि राजा लोग तो रहेंगे, लेकिन उसमें जो उनका अधिकार होगा, वो मेन अधिकार किसके पास होगा, संसद के पास। और संसद के सदस्य मिलके उसमें डिसाइड करेंगे कौन सी चीज़ होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। असेंबली के अधीन काम करेंगे, यानी कि असेंबली में जितने भी लोग चुने जाएंगे, प्रतिनिधि नेता लोग होंगे जो, तो उन लोग क्या करेंगे, वो डिसीजन लेंगे, फाइनल डिसीजन फिर राजा के थ्रू वो अप्लाई करवाया जाएगा। ये उनकी डिमांड थी, इस तरह से वो चाहते थे। पर क्या हुआ, जैसे कि और राजा उसमें मान गया था, वहाँ के जो किंग्स थे, उसके जो किंग प्रसाद थे, जो लास्ट में क्या किया, जब असेंबली की बात आई तो क्या हुआ, उन्होंने इस चीज़ को करने से मना कर दिया। उन्होंने ये बोल दिया कि वो इस चीज़ को नहीं करेंगे, संसद का दिन नहीं है। और उसके साथ में जितने भी और लोग जो राजशाही चाहते थे, उन्होंने भी उनका सपोर्ट कर दिया कि नहीं है, ये राजशाही चलेगी, राजवंश जैसे चलता था उस टाइप से ही चलेगा उसमें। इस तरह से क्या हुआ कि मिडिल क्लास की जो थी, उनकी जो पार्लियामेंट थी, वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। उनको जो वर्कर वगैरह थे, सबने उनका साथ छोड़ दिया। उनको सामाजिक जो मिल रहा था, साथ मिल रहा था, वो भी उनका क्या हो गया, बंद हो गया। और उन्हें वो क्या, जो असेंबली थी, वो क्या करनी पड़ी, उन्हें बंद करनी पड़ी। ये एक तरह से उनके साथ में एक तरह से उनको धोखा हुआ था, ठीक है। पहले नंबर यही था उनका। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आया हमारा, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इशू ऑफ पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन। इसमें हम बताएंगे, इसमें इस सेक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। एक्चुअल में क्या हुआ था, जब 1848 में जो क्रांति, ये पूरी जो ऊपर जो हमने बताई गई थी, यहाँ से यहाँ तक में जो क्रांति के बारे में बताया था, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले पॉइंट इसमें लिखा हुआ था, यहाँ से लिखा हुआ है कि मैन एंड वुमेन मिडिल क्लास के, उन्होंने मिलकर ये रेवोल्यूशन लाया था, ठीक है। तो उसमें बताया था, द इशू ऑफ extending political rights to women are controversial one with the liberal movement in which large number of women are participated actively over the year. Women had formed their own political association, founded a newspaper and take part in political movement in 1848। यानी कि ये चीज़ में ये बताई गई है कि उस समय महिलाओं ने क्या किया, अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई थी, उन्हें अपना न्यूज़पेपर स्थापित किया था, और पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई थी, और पॉलिटिकल जो मूवमेंट चल रहा था उसमें बहुत बड़ा उन्होंने योगदान दिया हुआ था 1848 वाली जो क्रांति चल रही थी उसमें। इसके बाद भी क्या हुआ, उनको क्या हुआ, वो माना नहीं गया, उनको अधिकार नहीं दे रहे थे, उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं दिया। ये पूरी इसके लिए उनके अधिकार थे कि हमने इतना वो किया हुआ है, इसके बाद भी उन लोगों को अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये पूरा इसमें ये बताया गया है। कॉन्ट्रोवर्शियल फोर्स वर एबल टू suppress liberal movement could not be restored older वो,
ये सब पूरा इसमें दिखाया गया इसमें। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आता है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ, तो इस पर आप सबसे पहले बताना चाहेंगे। इसमें ये सेक्शन में ये बताया गया है, इसमें ये बताया गया कि उस समय जो जर्मनी के और इटली के जो लोग थे, रूढ़िवाद लोग थे। रूढ़िवादी लोग कौन होते हैं, जो अपनी पुरानी सभ्यताओं को चलाना चाहते हैं, संस्कृति पे ही विश्वास करते हैं, नई टेक्नोलॉजी पे और इस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो वो जैसे राजशाही शासन चल रहा था उस पर चलाना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था, रूढ़िवादी शासन का क्या किया, जैसे कि क्रांति हुई थी देशभक्ति को लेके, तो उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल जो वो थे तो अपनी राष्ट्रवादी नीति होती, राज्यवादी नीति होती, यानी कि साम्राज्यवाद फैलाना। तो वो लोग क्या कर रहे थे, लोगों जो मिडिल क्लास के जो लोगों की क्रांति थी उसको उन्होंने आधार बनाया कि हम देशभक्ति कर रहे हैं, हम अपने देश को बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह से वो अपनी नीतियों को चला रहे हैं, देश की नेशनल की फीलिंग्स को लेकर वो क्या कर रहे थे, अपनी बड़े स्तर पे अपने देश को, रीजन्स को बढ़ाने में लगे हुए थे। ठीक है, उसके बाद इसके दौरान उन्होंने क्या किया, जितने भी जो मूवमेंट हुई थी, जो लीडरशिप वगैरह हुए थे, सब लोग हुए थे, उनकी वो जो मूवमेंट चल रही थी उसको भी धीरे धीरे क्या करने लगे, वो दबाने लगे। और इस उदारवादी नीति को चलाने के लिए, उदारवादी नीति जो भी चला रहे थे उनको क्या किया, दबा दिया गया। किससे, सैनिकों ने और राजा लोगों ने मिलकर इस चीज़ को क्या कर दिया, पूरी तरह से दबा दिया, ताकि कोई भी क्रांति ना हो पाए। अब इसमें नेक्स्ट आता है डिफरेंट स्टेज इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जो जर्मनी यूनिफिकेशन हुआ उसमें कौन कौन सी स्टेज आती है। सबसे पहले स्टेज जो आती है, फर्स्ट स्टेज, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया था जर्मनी और इटली ने यूनाइटेड जर्मनी एंड टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनाइटेड जर्मनी। यूनाइटेड जर्मनी के लिए उन्होंने क्या किया, एक फ्रेम तैयार किया, बनाया गया क्या, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो मिली फ्रैंकफर्ट से मिली। द असेंबली प्रपोज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अंडर द किंग ऑफ पर्शिया। इसमें क्या किया, इसमें ये बताया गया जो भी अब जो संसद बनेगी या असेंबली जो बनेगी वो किसके अंदर बनेगी, किंग के अंदर, किंग पर्शिया के अंदर बनेगी। तो और जितने भी आइडियाज़ जो थे वो किसके नहीं दिए, किंग पर्शिया जो थे उन्होंने पूरे आइडियाज़ दिए। ठीक है, और इससे धीरे धीरे क्या हो गया, जो आइडिया थे कॉन्स्टिट्यूशन वो मोनार्च एंड द डिक्लाइन द ऑफर, और सारे जो आइडिया थे प्रपोज किए गए थे वो सब क्या हुए, ऑफर दिए जाना और रिजेक्ट करना सब किसके अंडर में आ गया था, किंग के अंडर में आ गया था। और इसी तरह से जो रेवोल्यूशनरी वगैरह था इन सबको भी दबा दिया गया और कुछ लोगों की बातों को रोक दिया गया। और इस टाइम में क्या हुआ, जब ये सब नीति चल रही थी तो वहाँ पे जर्मनी में जो लोग थे तो उन्होंने जब इस बात पे यकीन किया, कौन सी बात पे, ब्लड एंड आयरन, यानी कि हमें अगर स्वतंत्रता चाहिए, अपनी बात मंगवानी है तो हमें दो ही चीज़ मांगनी होगी, ब्लड और आयरन से होगी। यहाँ ब्लड, जैसे हमारे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वही चीज़ यहाँ पर उन्होंने इस नारा दिया था, ब्लड एंड आयरन, यानी कि अपना खून बहाना और आयरन से मतलब था हथियार उठाना, इनसे ही हम अपनी बात को मनवा सकते हैं। तो पहले जो फर्स्ट जो था स्टेज थी इसकी, पहले ये थी, इसी वजह से वो मिली। सेकंड स्टेज थी द वॉर अगेंस्ट डेनमार्क। तो क्या हुआ इसमें, अगेंस्ट जो हमारी जर्मनी थी उन्होंने किसके खिलाफ वो कर दिया, वॉर कर दिया, डेनमार्क के खिलाफ वॉर कर दिया। इसका क्या परिणाम हुआ, जो बिस्मार्क थे पिकअप द क्वारल विद डेनमार्क ओवर द क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल of two duchies to Schwerin and the Holstein. In 1864 AD, they fought of war against Denmark and took control of Schleswig. यानी कि जो इस समय जो वहाँ के जो शासक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लड़ाई छेड़ दी किसमें, डेनमार्क के लिए, डेनमार्क के ऊपर, और उनका जो सबके सवाल के ऊपर कि डेनमार्क में दो डचेस जो थे उनके बीच में क्योंकि किसको फ़ायदा लेना, इन जो दो डचेस जो थी उनके बीच में कुछ का कंट्रोल लेने के लिए, और कौन उस पर कंट्रोल लेगा। ठीक है, थर्ड स्टेज जो थी वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, यानी बिस्मार्क में क्या चाहता था, कंप्लीट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बाय द आउटस्टाइंग ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम जर्मनी, यानी कि वो क्या चाहता था कि आसपास का जो भी एरिया है वो भी ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया भी किस में आए, जर्मनी के अंडर आ जाए। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया ने वो वहाँ पे के शासक ने डिफीट किया ऑस्ट्रेलिया को, एक्सटेंड द टेरिटरी ऑफ हैंगओवर, ये सब जो एरिया थे इन सब एरियो में अपना क्या किया, उसने अधिकार स्थापित किया। आक्रमण करने के बाद वह डिस्कवरिंग द जर्मन कॉन्फिडेंशियली वंस ऑल ओवर द पेवेड द वे टू सबसिक्वेंशियल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी कि पूरी तरह से जर्मनी को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। नेक्स्ट कौन सा था, फोर्थ स्टेज थी वॉर अगेंस्ट फ्रांस। इसमें क्या है, इसमें क्या किया, पर्शिया ने क्या किया, डिफीट किया फ्रांस को, और अनदर जो क्या हुआ उसके जो दो एरिया थे अलास्का और लॉरेन
इनको अपने अधीन में ले लिया। इससे इम्पैक्ट क्या हुआ कि उसकी इम्प्रेसिव विक्ट्री जो थी बहुत बड़ी महान हो गई। और साथ में क्या हुआ, जर्मनी के और भी राज्य जर्मनी में जो थी बहुत बड़ा जो बनना चाह रहा था उसमें और ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया। और इस तरह से की जो वैल्यू थी उसकी कद जो प्रशा का जो कद था वो राजा के रूप में बढ़ गया। ठीक है। इसके बाद इसके बाद आती है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के बारे में आएगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।